हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और आज की क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे और साथ ही साथ उसको संतुलित भी करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें और संतुलित करें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्रवित एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब है एल्युमिनियम ऑक्साइड, से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को। क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए ही ना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। यहाँ से यही आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड यही होगा Al2O3। इसमें क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या बन रहा है, एल्युमिनियम धातु बन रहा है और प्लस में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसे संतुलित कर लेते हैं। तो अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया का समीकरण हमने लिख दिया, अब इसको संतुलित कर लेते हैं। Al2O3 और इधर है विद्युत धारा के रेस्पेक्ट में, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है एल्युमिनियम या ऑक्साइड में, तो यहाँ पे हमें एल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इसमें मैं 2 लगा देता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन के 6 परमाणु हो गए, यहाँ 3 लगा दूंगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 परमाणु हो गए। यहाँ एल्युमिनियम के 4 परमाणु हो गए तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, तो ये संतुलित हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, या हीट के लिए संकेत आप यूज कर सकते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसे संतुलित करना है, तो संतुलित करना है तो ये पहले से ही संतुलित दिख रहा है मुझे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, इधर भी 3, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 ही है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, देख रहे हैं ना, तो ये संतुलित है ऑलरेडी ही। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, ये को गर्म करने पर वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये हो गया। अब इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले इस अभिक्रिया को लिख लेते हैं। ठीक है, इसको, इस अभिक्रिया को पहले लिख लेते हैं, जो अभिक्रिया हो रही है। अब इसको संतुलित करने देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 परमाणु ऑक्सीजन के, यहाँ 2 हैं, तो इसमें 3 से गुना करेंगे ये 6 हो गए, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये भी 6 हो गया। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो 2 2 हो गया कि नहीं, इधर भी समझ गया कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या कह रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, हवा में जलन पर, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट जलन पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नहीं ना बनता है। तो जब इसको संतुलित करते हैं, इसका संतुलित समीकरण लिखते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसको संतुलित करने के लिए देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन आपके 4 हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो एक काम करता हूँ, और फिर देखिए यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, तो सल्फर 2 हो गया, यहाँ भी सल्फर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, और इधर अब 6 हो गए, 4 2 6 हो गया, तो इधर 3 लगा दूंगा तो ये भी 6, कार्बन 1 कार्बन 1, सब संतुलित हो गया कि नहीं। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि फास्फोरस को हवा में जलाने पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। चलिए देखते हैं, फास्फोरस को वायु के रेस्पेक्ट, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जलाने पर फास्फोरस
क्या बनता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है, पेंटा ऑक्साइड P2O5 यही ना होगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यही होगा। चलिए तो इसको अब संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे पहले इस समीकरण को लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आपका 5 है और इधर 2 है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2, तो ऑक्सीजन 10 हो गया, यहाँ 5 लगा दूंगा। यहाँ तो देखो फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 लगा दूंगा। ठीक है, तो संतुलित हो गया कि नहीं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर वह फेरिक ऑक्साइड, फेरस डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट ले लेते हैं, FeSO4 को गर्म किया जाता है, अधिक गर्म किया जाता है। तो अधिक गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या बन जा रहा है, वह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 इसमें टूट जा रहा है। तो अब चलिए इसको संतुलित करते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए पहले मैं इस समीकरण को लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, संतुलित करने के लिए अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आयरन में 2 देख रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं 2 लगा दूँ तो आयरन के 2 परमाणु हो गए। लेकिन अब यहाँ पर सल्फर के परमाणु 2 हो गए। ठीक है, सल्फर के 2 परमाणु हो गए और यहाँ भी सल्फर 1 1 2 है ना जी, 1 1 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन के 8 हो गए और यहाँ पे भी देखो 3 3 6 2 8, तो ये संतुलित हो गया कि नहीं, पूरी तरह से संतुलित हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड तथा जल बनता है। क्या कह रहा है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड इसे कहेंगे, नहीं ना होगा। और इसको गर्म करने पर क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड और प्लस जल बनता है। चलिए तो अगर मुझे इसे संतुलित करना होगा तो ये पहले से ही संतुलित दिख रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड और प्लस में जल बनता है। पहले से ये संतुलित है। देखो ऑक्सीजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के इधर भी 2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के यहाँ पे देखो कॉपर आपका अकेले है और यहाँ भी कॉपर अकेले है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। क्या कर 8 नंबर में, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, गर्म करते हैं, गर्म करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर इसे संतुलित करना होगा तो ये ऑलरेडी संतुलित मुझे दिख रहा है, इसमें संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही संतुलित है। देख लो सभी दोनों तरफ आप चेक कर सकते हो, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान दिखेगी। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, कार्बन 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 है, संतुलित है। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर भी सेम आपके 8 नंबर के तरह ही है। कह रहा है जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये भी पहले से ही संतुलित है, ये ऑलरेडी संतुलित दिख रहा है, फिर से आप इसी को लिख दोगे। ठीक है, अगर संतुलित करने की बात करें तो ये पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। चलिए देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहो या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको संतुलित करना, तो संतुलित करने के लिए पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ सोडियम 2 है और इधर अकेले, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है
ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 2 5 1 6 हो जा रहा है। सब के सब यहाँ संतुलित आपको अब दिख रहे होंगे, बिल्कुल संतुलित हो गए, समझ रहे ना। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो अगर मुझे इसे संतुलित करनी होगी तो ये तो ऑलरेडी संतुलित दिख रहा है, देख लो, सभी दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्याएं समान दिख रही हैं, ये पहले से ही संतुलित है। यानी कि अगर मुझे इसका संतुलित समीकरण लिखना होगा तो ये यही हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि तांबा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कॉपर सल्फेट और जल के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो तांबा यानी कि कॉपर की बात हो रही है, कॉपर को किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, कॉपर सल्फेट एवं जल के साथ साथ क्या बनता है जी, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई। इसका समीकरण मैंने लिख दिया। अब इसको मैं संतुलित कर दूंगा। तो संतुलित करने की बात करूँ तो यहाँ पे कॉपर प्लस में पहले अभिक्रिया को लिख लेंगे, अभिक्रिया का जो समीकरण हमने लिखा है इसको लिख लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। अब दोनों तरफ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 2 6 1 7 है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन ये कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए ना। तो जब इधर 8 ऑक्सीजन हो गए तो इधर भी 2 लगा दूंगा तभी ना ये 8 हो जाएंगे। चलिए ऑक्सीजन 8 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ 4, कॉपर यहाँ 1, कॉपर यहाँ 1, सल्फर यहाँ 2 और सल्फर 1 और 1 यहाँ 2 हो जा रहा है ना। तो संतुलित हो गया कि नहीं, चलिए संतुलित हो गया। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि क्लोरीन की अभिक्रिया Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, अमोनिया के साथ यानी कि NH3 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बन रहा है, अभिक्रिया करके नाइट्रोजन एवं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये बन रहा है। तो चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। Cl2 NH3 और इधर बन रहा है नाइट्रोजन प्लस में आपका नाइट्रोजन क्या कहेंगे, सॉरी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है और एक 3 है, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है आपका, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 4 हाइड्रोजन है। तो मैं संतुलित करने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ मैं यहाँ पर पहले मैं क्लोरीन को देखता हूँ, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ पे 6 लगाना होगा तभी ना क्लोरीन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 24 हो गया, तो यहाँ 8 लगाएंगे तभी ना, 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पे ये देखो 6 और ये 2 8 हो जा रहा है, हो जा रहा कि नहीं। तो सब कुछ संतुलित हो गया, हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो गई, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। क्या कह रहा है, मर्क्यूरस ऑक्साइड यानी कि HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड को गर्म करने पर पारा धातु और ऑक्सीजन गैस बनता है। पारा धातु, पारा यानी Hg और प्लस में ऑक्सीजन बनता है। चलिए तब इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहाँ मरकरी आपका कितना हो जा रहा है, 4 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर। क्या कह रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करने पर सिल्वर यानी कि चांदी धातु और प्लस में क्या बन जा रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, Ag2O को गर्म करने पर
सिल्वर और ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 लगाऊंगा, नहीं यहाँ 4 लेना पड़ेगा, मुझे 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगाऊंगा, तो यहाँ सिल्वर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया कि नहीं। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या आ रहा है कि आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के विलयनों के बीच अभिक्रिया से, अच्छा इन दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो जिंक क्लोराइड बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है, और बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में अलग हो रहा है। तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में, चूंकि ये ठोस है इसलिए इसका नीचे की तरफ तीर दिखाएंगे, या अवक्षेप के लिए हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। चलिए तो अब इसको संतुलित करने की बात करते हैं। तो ये पहले से ही मुझे नहीं लग रहा है कि असंतुलित है, संतुलित पहले से ही है, देख लो सब कुछ इसमें समान ही दिख रहा है पहले से। तो ये संतुलित, अगर मुझे समीकरण लिखना होगा इसका संतुलित समीकरण, तो यही हो जाएगा, BaCl2 प्लस में ZnSO4 अभिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है जिंक क्लोराइड और प्लस में बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट ये ना होगा के विलयन में जस्ता धातु को डालने पर, जस्ता यानी कि जिंक को डालने पर क्या बन जा रहा है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और तथा तांबा लाल भूरे अवक्षेप के रूप में, कॉपर जो होता है लाल भूरे अवक्षेप के रूप में, ये ठोस है तो इस तरह से तीर बनाएंगे। तो ये ऑलरेडी फिर ये भी संतुलित दिख रहा है। अगर मुझे इसका संतुलित समीकरण लिखना होगा तो यही खुद समीकरण ही संतुलित है ऑलरेडी ही। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या हो जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर अवक्षेप के रूप में इसमें अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये संतुलित ऑलरेडी ही है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए हो जाएगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबा धातु डालने पर, तांबा यानी कि बात हो रही है कॉपर, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर नाइट्रेट NO3 और बेस में 2 हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट ही हो जाएगा। और क्या हो रहा है, तथा चांदी श्वेत अवक्षेप के रूप में अलग हो जाती है, चांदी यानी सिल्वर किसमें, श्वेत अवक्षेप, ठोस है तो इसलिए तीर का चिन्ह नीचे हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये सभी सूत्र आपको लिखना मैंने सिखाया नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट कैसे होगा, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र किस तरह से होगा, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है पीछे के वीडियोज में। मैंने जब बेसिक बताया था आपको, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई, ये सब लिखना मैंने सिखा रखा है, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना होगा उन सब चीज़ों को, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब इसकी संतुलित समीकरण की बात करते हैं, इसे संतुलित करते हैं। तो पहले मैं इस समीकरण को लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ ऑक्सीजन में ध्यान देंगे। तो इस तरफ ऑक्सीजन जो है आपके कितने हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन आपका 6 है और यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी ऑक्सीजन 6, ये भी ऑक्सीजन 6 हो गया। यहाँ देखो सिल्वर जो है आपका 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा तो सिल्वर भी 2 हो जाएगा। और बाकी देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 हो गया है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, संतुलित हो गया। चलिए अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में लोहा धातु डालने पर, लोहा धातु डालने पर क्या बन जा रहा है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बनता है और तांबा अवक्षेप के रूप में, कॉपर जो है अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है इस तरह से। तो इसको संतुलित करना है, तो ये ऑलरेडी ही संतुलित दिख रहा है, इसमें संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा। CuSO4 प्लस में आयरन फेरस सल्फेट बनाएगा FeSO4 और प्लस में कॉपर ठोस अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है 20 नंबर में। तो 20 नंबर में यहाँ दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 हो जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में
मैग्नीशियम धातु डालने पर मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और तांबा अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो कॉपर अवक्षेप यानी ठोस के रूप में, तो नीचे की तरफ तीर बनाएंगे। चलिए अगर इसे संतुलित करना है तो ये खुद में ही संतुलित समीकरण है। इसमें देख लो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या ऑलरेडी ही समान है, कोई हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना है, दोनों तरफ खुद ही समान है। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। जस्ता जिसे हम लोग जिंक कहते हैं, जिंक को फेरस सल्फेट के विलयन में डालते हैं। अच्छा, फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हैं तो डालने पर जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और प्लस में लोहा धातु मुक्त होता है, लोहा धातु आयरन मुक्त होता है। तो इसको संतुलित करनी है तो खुद ही संतुलित है, इसमें भी आपको कोई संतुलन नहीं करना। FeSO4 दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या ऑलरेडी ही मुझे समान दिख रही है, सबका चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आयरन का एक परमाणु है, इधर भी एक है, सल्फर का एक, सल्फर का, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, जिंक का एक, जिंक का एक, देख रहा है ना, दोनों तरफ समान हो जा रही है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। कह रहा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं 22 नंबर को क्या कर रहा है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस में क्या बनता है, बेरियम जो सल्फेट है ना वह ठोस के रूप में यहाँ से पृथक होता है, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको संतुलित करना है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण निकला है तो पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है। तो दोनों तरफ बराबर दिखाने के लिए पहले ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, देख रहे ना। तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया, सोडियम यहाँ 2 हो गया तो सोडियम यहाँ 2 है ही, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। अब देखो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जा रही है हर एक तत्व की, इसलिए ये संतुलित हो गया। चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयनों के बीच की अभिक्रिया से सोडियम नाइट्रेट बनता है तथा सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए हो जाएगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड NaCl अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बनता है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप ठोस के रूप में पृथक हो जाएगा। इसे हमें संतुलित भी करना है, संतुलित भी करना है। तो चलिए पहले आप इस समीकरण को लिख लो, AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ये जो बना रहा है। अब देखो दोनों तरफ आप देखो तो हर एक तत्व के परमाणु की संख्या ऑलरेडी ही समान दिख रही है, किसी में कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ही संतुलित है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में कह रहा है कि आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ। अभिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। चलिए तो अब इसके संतुलित करने की बात करें तो ये दोनों तरफ देखो ना तत्वों के परमाणुओं की संख्या, हर एक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान दिख ही रही है। इसे संतुलित समीकरण की बात करेंगे तो यही समीकरण हो जाएगा खुद संतुलित, NaCl प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके बनाता है NaHSO4 और प्लस में HCl। हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो कुछ नहीं करना है, संतुलित है ये ऑलरेडी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके विलयन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करने पर पोटेशियम सल्फेट और जल बनते हैं। पोटेशियम सल्फेट
और जल बनते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको संतुलित करने की बात करते हैं। असंतुलित है पोटेशियम, इधर 2 है इधर 1 है, तो इसे पहले संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए पहले इस अभिक्रिया को अभिक्रिया के समीकरण को लिखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो पोटेशियम 2 है और इधर पोटेशियम 1 है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा तो पोटेशियम 2 2 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 2 6 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और ये 2 6 हो जा रहा है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो सभी को संतुलित कर दिए ना, हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो गई, इसलिए आपका संतुलित हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग फिर से कुछ और रासायनिक समीकरणों को लेकर उनके रासायनिक अभिक्रिया को लेकर उनके समीकरण को लिखेंगे और फिर उसको संतुलित करना सीखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।